हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 7 द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में, और पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसमें क्या क्या देखा था कि जो गुप्ताज थे उन्होंने क्या क्या करवाया, क्या क्या बनवाया, और भविष्य और ध्रुव कैसे कैसे वहां पर पहुंचे गुप्ता एम्पायर में, किस चीज से वो इंस्पायर हुए, ठीक है, नई पावर्स कैसे इमर्ज हुई। तो आपको वहां के इंक्रिप्शन, वहां के जो ये कोयंस हैं, कोयंस इन पे क्या लिखा है, कैसे है, वो सारा डिस्कस हम चैप्टर 1 में कवर कर चुके। देखिए कहाँ कहाँ पे जो गुप्ताज थे उनका एम्पायर था, ये पूरा एरिया देखिए, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ और थोड़ा नीचे तक ये पूरा उनका एरिया था। तो ट्रेवलर के अकाउंट भी हमने पढ़े थे जो बाहर के देशों से आए थे, जैसे कि फाशियन थे जो चाइना से आए थे। तो हम पहुंच गए थे यहां पर ग्लिम्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो जो गुप्ता एम्पायर है उसकी झलकियां, ग्लिम्स उसको, ठीक है, कि वहां पर क्या दिखता था वो हम देखेंगे। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां जो गवर्नेंस थी और एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए कोई भी एम्पायर रहा हो वहां पे कैसी गवर्नेंस और कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस समय का, क्योंकि वही उस एम्पायर के बारे में हमें सबसे ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि राजा कैसा था, कैसी सोच रखता था, लोग कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी, ठीक है, और क्या वो करना चाह रहे थे। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 7.8। तो मैप 7.8 में जो फिगर दिया गया उसको आप देखिए। यू विल नोटिस दैट मैनी किंगडम्स को एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो आप देखेंगे कि इनके साथ साथ और भी कई सारे राज्य को एग्जिस्ट कर रहे थे, अस्तित्व में थे। तो आपने देखा भी था, बहुत सारे राज्य दिख रहे थे ना आपके। सम ऑफ देम मे हैव बीन एट वार विद ईच अदर इन देयर एम्बिशन टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल। तो उनमें से कुछ जो एम्पायर्स थे अपने एक कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसके एम्बिशन मतलब अपनी महत्वाकांक्षा में एक दूसरे के साथ युद्ध भी करते रहे होंगे, क्योंकि ये तो चलता ही रहा होगा। देखिए जब एम्पायर्स हैं वहां पे किंग है, तो उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड करने की भी पूरी पूरी कोशिश की होगी, अपनी जो बाउंड्रीज है उनको बढ़ाने की, अगर वे बढ़ानी है तो उनके लिए युद्ध भी उन्होंने किए होंगे, हुए होंगे। रिकॉल व्हाट वी सो अर्लियर अबाउट कौटिल्याज आइडिया ऑन रूलिंग किंगडम। तो याद करिए आपने कौटिल्या के आइडिया पढ़े थे राज्य के शासन के संबंध में, ठीक है, तो उनको आप थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिए उन्होंने कौन से सप्तंग दिए थे राज्य के। ही एडवाइज रूलर्स टू फॉर्म अलायंस। उसने रूलर्स को क्या एडवाइज किया था कि आप अलायंस फॉर्म करो, गठबंधन बनाओ, एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सप्तंग। ये भी उनके जो सप्तंग थे उनका एक कंपोनेंट था। नव न्यू किंग्स न्यू टाइटल्स, तो नए राजा और नए नए टाइटल्स उनके, ठीक है। इनक्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द टाइटल एडोप्टेड बाय गुप्ता रूलर्स सच एज महाराजा धीराज, सम्राट एंड चक्रवर्ती। तो देखिए जितने भी नए नए राजा हुए, ठीक है, उन्होंने सबने अपने नाम के आगे अलग अलग टाइटल्स ऐड किए, ठीक है, क्योंकि वे टाइटल ऐड करने से वे खुद को एक उस समय का स्पेशल पर्सन, अलग टाइप का स्पेशल किंग वो शो करना चाहते थे, जिसकी वजह से वे अपने नामों के आगे बड़े बड़े टाइटल्स को यूज करते थे, ठीक है। तो जो इंक्रिप्शंस मिले हैं, कोइन मिले हैं, उनसे हमें ऐसे बहुत सारे टाइटल्स के बारे में पता चलता है जो गुप्ताज थे, गुप्ताज रूलर जो उसको यूज करते थे। तो उनमें जैसे महाराजा धीराज हो गया, ये इसको अपने नाम के बाद वो लगाना पसंद करते थे। सम्राट हो गया और चक्रवर्ती हो गया। तो ये कुछ टाइटल हैं जो वो अपने नाम के बाद लगाते थे। These titles reflect their claim to supreme authority and emphasize their superiority over earlier rulers who used simpler titles like Rajan and
महाराजा। तो ये जो उस समय के ये टाइटल्स थे, ये उनके सर्वोच्च अधिकार के दावों को दर्शाते थे। सुप्रीम ऑथोरिटी, जो पहले राजा रहे हैं वे राजन या महाराजा टाइटल यूज करते थे, जैसे बहुत सिंपल टाइटल्स, लेकिन इन्होंने बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टाइटल यूज करने शुरू किए जो इनको दूसरों से श्रेष्ठ दिखा पाए। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि क्यों ये टाइटल यूज करते थे, खुद को सुप्रीम ऑथोरिटी और थोड़ा सुपीरियरिटी अलग तरह से दिखाने के उसमें। द गुप्ता रूलर्स यूज वेरियस strategies including military conquests, diplomacy and alliances to expand and consolidate their vast empire। तो जो गुप्ताज रूलर थे उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का, जो उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, उसको और एक्सपेंड करने के लिए और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, ठीक है, दोबारा से उसको कंसोलिडेट करने के लिए तो कहीं कहीं के यूज किए। उन्होंने युद्ध भी किए, उन्होंने डिप्लोमेसी का भी यूज किया, उन्होंने गठबंधन भी बनाए, अलायंसेस भी बनाए दूसरों के साथ में, और इसके अलावा बहुत सारे रणनीतिक प्रयोग भी उन्होंने किए। तो ये सब उन्होंने अपने वास्ट एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए और उसको कंसोलिडेट करने के लिए किए। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस, और जो सबसे लास्ट मेथड था वो था मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब वैवाहिक संबंध कि तुम पास वाले राज्य से या किसी दूर राज्य के राजा की बेटी से शादी कर लो तो वो उससे तुम्हें खतरा नहीं रहेगा और वो तुम्हारा एज ए अलायंस काम करेगा। तो मैट्रिमोनियल अलायंस का भी वे यूज करते थे। एज वेल ए वेल नोन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ प्रभावती गुप्ता। तो इसका एक पूरा वेल नोन जाना माना जो एग्जाम्पल है वो प्रभावती गुप्ता का है। अब प्रभावती गुप्ता कौन थी, चलिए पढ़ते हैं। डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड हु वाज मैरिड टू ए प्रिंस ऑफ वाकाटक किंगडम द गुप्ताज नेबर टू द साउथ। देखिए वाकाटक, आपने वाकाटक किंगडम आपने देखा होगा, जो ये सेंट्रल एशिया से सेंट्रल इंडिया है उसमें वाकाटक का राज था उस टाइम में, जो गुप्ताज एम्पायर के साउथ में पड़ता था और ये उनके गुप्ताज के नेबर थे, ठीक है। तो उनमें से एक गुप्त शासक जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त सेकंड, अपनी बेटी की उन्होंने शादी वाकाटक राज्य के राजकुमार से, प्रिंस से की थी। ट्रेजिकली, दुर्भाग्यवश, द वाकाटक प्रिंस डाइड अर्ली। जो वाकाटक राजकुमार था जिसके साथ में प्रभावती की शादी हुई थी वो जल्दी मर गए। मेकिंग हर द रेजेंट रूलर ऑफ द किंगडम। तो रेजेंट रूलर क्या होता है, प्रतिशासक होता है रेजेंट रूलर, जो वह व्यक्ति जो किसी कम उम्र वाले, मतलब जो वयस्क ना, एडल्ट ना बना हो, उसकी जगह पर राज करे, राज संभाले कि ठीक है भाई मैं इसकी जगह पर, राजा तो एक्चुअल में हमारा ये बच्चा है लेकिन इसकी जगह पर मैं राज कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं रेजेंट रूलर। तो वही यहाँ पर बताया गया, ए रेजेंट रूलर टेम्परेली गवर्न्स ए किंगडम फॉर ए मोनार्क अनेबल टू डू सो अंटिल दे कैन। तो ये उस राजा की जगह पर ये तब तक काम करते थे जब तक कि वो अपने किंगडम को संभालने के योग्य नहीं हो जाता था। तो वही काम प्रभावती ने किया था, क्योंकि प्रभावती का जो बेटा था वो छोटा था, उसकी जगह पे ये रेजेंट रूलर बन के काम किया प्रभावती ने। ड्यूरिंग हर रेन शी इंश्योर्ड दैट द टाइज बिटवीन द वाकाटक्स एंड द गुप्ताज रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो उसका जो पूरा ये शासनकाल था, रेन था, ठीक है, इसके पूरे शासनकाल में जो गुप्ता थे और वाकाटक थे उनके बीच में जो उनके संबंध थे वो बहुत ही मजबूत बने रहे। इसके लिए उन्होंने खूब प्रयास किए, भरसक प्रयास किए। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हर एज ए मदर ऑफ टू किंग्स, रेफरिंग टू हर टू सन्स हुज असेंडेड द वाकाटक थ्रोन। तो एक इंस्क्रिप्शन में उन्हें दो राजाओं की मां के रूप में भी एक्सप्लेन किया गया है, वर्णित किया गया है। यह उन
दो पुत्रों की ओर संकेत करती है जो बाद में वाकाटक राज्य के थ्रोन सिंहासन पर बैठे। तो ये वे दो किंग के बारे में बात हो रही है जो बाद में वाकाटक किंगडम के एम्पायर के राजा बने। एज ए डिवोटी ऑफ विष्णु लाइक हर फादर, प्रभावती इज आल्सो एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल डेडिकेटेड टू दिस गॉड एंड हिज अवतार्स। तो देखिए, जो उसके पिता थे वे विष्णु भक्त थे। कौन? चंद्रगुप्ता सेकंड। तो उसकी तरह ये भी विष्णु भगवान की भक्त थी, और इन्होंने जो विष्णु भगवान है उनके अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों के निर्माण का इनको श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने 7 टेम्पल्स जो कि विष्णु भगवान को डिवोटेड थे वो बनवाए थे, डेडिकेटेड थे। सम ऑफ दी टेम्पल्स आर इन रामागिरी, दैट इज रामटेक हिल इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। इनमें से कुछ मंदिर आज के जो प्रेजेंट महाराष्ट्र है उसके रामगिरी, जहां पर रामटेक पहाड़ियां हैं, उनमें है। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिखाया गया है फिगर 7.9 में। द केवल नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा, वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु। तो जो ये यहां पर भगवान विष्णु का एक नरसिम्हा अवतार हुआ था, ठीक है, उनको डेडिकेटेड टेम्पल है जो कि नरसिम्हा टेम्पल है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रभावती गुप्ता डॉटर इन हर मेमोरी। प्रभावती गुप्ता डॉटर, मतलब प्रभावती गुप्ता की जो डॉटर थी उसने अपनी माँ की याद में ये बनवाया था। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं। तो देखिए जो नरसिंह वर्मन है, नरसिम्हा है, नरसिम्हा अवतार में भगवान विष्णु से बोला जाता है कि भगवान विष्णु से सिंह के अवतार में उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है, उसी को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। तो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बारे में कभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, या फिर मैं शॉर्ट्स उसमें चैनल पेज पे डाल दूंगा नरसिम्हा अवतार का भगवान विष्णु के, कि कैसे उन्होंने इस रूप में जन्म लिया था, पृथ्वी पर वो आए थे भगवान विष्णु। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए पता लगाते हैं। ऑब्जर्व द पेंटिंग ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट। तो ये है प्रभावती गुप्ता की पेंटिंग जो कि अपने कोर्ट में बैठी है, ठीक है, राज दरबार में। टेक नोट ऑन डिटेल, हर अटायर, हर पोस्चर एंड पीपल अराउंड हर एंड द सेटिंग ऑफ कोर्ट। तो जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, उनकी जो मुद्रा है बैठने की, उनके आसपास के लोग और जो दरबार की व्यवस्था है उस पर आप ध्यान दीजिए। Now what do these elements tell you about her life role and the time she lived in? तो ये सभी आपको उनके जीवन, उनके रोल, भूमिका और उस समय के बारे में क्या बताते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप एंड शेयर योर इनसाइट्स विद द क्लास। तो ये सभी जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं इनको एक समूह में बनाकर आप उस पर डिस्कशन करिए और अपने कक्षा के साथ में इनको, जो आपके विचार हैं, इनको आप साझा करिए। एन आर्टिस्ट रीइमेजिनेशन ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट। तो दरबार में बैठी प्रभावती गुप्ता का एक आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया इमेजिनरी है, ठीक है। उसने इमेजिन करके ऐसा बनाया कि इस तरह से छोटे बच्चे थे, उनको गोद में बैठाती होंगी, इस तरह से उनके कोर्ट में रहता होगा, इस तरह से वो खुद उसमें बैठती होंगी। एक्चुअल इमेज नहीं है, ये उसने इमेजिन करके बनाई है। इसके बारे में पढ़ के, प्रभावती गुप्ता के बारे में। द गुप्ता एम्पायर हैड ए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो गुप्ता एम्पायर था उसमें एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी, दे डिवाइड द एम्पायर इनटू प्रोविंस एंड ग्रांटेड लैंड टू लोकल रूलर्स, प्रीस्ट एंड चिफ्टेंस। तो बजाय वो एक पूरा सेंट्रलिस्ट पूरे अपने राज्य को कंट्रोल करने के, वो क्या करते थे कि अपने साम्राज्य को बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। और वहां का जो लोकल रूलर होता था, वो लोकल रूलर उस पर रूल करता था ऑन बिहाफ ऑफ गुप्ताज, ठीक है। उनमें क्या होते थे, वहां के लोकल रूलर होते थे, प्रीस्ट होते थे, पुरोहित होते थे, और चीफ्टेंस मतलब मुखिया, जिनको वहां की भूमि दान में दी जाती थी, वही अब वहां पर
इनके नाम पे रूल करते थे और इनको हर तरह से सपोर्ट करते थे। दीज लैंड ग्रांट्स वर केयरफुली inscribed on copper plates to keep accurate record, many of which have been discovered by archaeologists in recent times। तो देखिए ये जो भूमि, ये जो जमीन थी जो उनको उस पे ग्रांट दी जाती थी, अनुदान में दी जाती थी, इसका बहुत सही रूप से विवरण रखा जाता था, जिनको तांबे की पट्टियों पर लिखा जाता था, ठीक है, कि किसको कितनी और कब दी थी। तो ये जो तांबे की पट्टियां हैं, ठीक है, कॉपर प्लेट्स जो तांबे की पट्टियां हैं, इनमें से बहुत सारी हाल के दिनों में ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजी गई हैं। दिस सिस्टम हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन एंड अलाउड द गुप्ताज रूलर टू गवर्न एफिशिएंटली व्हाइल स्टिल गिविंग लोकल लीडर्स सम कंट्रोल ओवर देयर रीजन्स। तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम था, व्यवस्था थी, गुप्ता शासकों को बहुत ही एक उचित कर, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन के लिए, ठीक है, और अपने उसको अच्छे से एफिशिएंटली गवर्न करने के लिए पूरे एरिया को, ठीक है, और उसके साथ साथ जो उनके लोकल रूलर होते थे उनको भी अपने क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में हेल्प करती थी। तो ये पूरा सिस्टम वो यूज कर रहे थे जिसके तरह वे अपना रूल कर रहे थे वहां पे। नव थ्राइविंग ट्रेड्स, थ्राइविंग होता है समृद्ध, बहुत ज्यादा जो समृद्ध हो, समृद्ध मतलब समृद्ध को एक तरह से कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा जिसने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली हो, वही होता है ना समृद्ध। तो बहुत उन्नत व्यापार था उनका। द प्राइमरी सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गुप्ताज वाज लैंड टैक्स। तो जो इनका प्राइमरी सोर्स था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो था लैंड टैक्स, जो कि इनका राज्य कर था। उस राज्य कर को ये लैंड टैक्स कलेक्ट करते थे। अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग फाइन्स, टैक्सेस ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स। और जो बाकी के दूसरे इनके सोर्स थे, उनमें किसी को फाइन लगाना, जो माइंस होती थी उनसे, ठीक है, टैक्स से, इरिगेशन से, ट्रेड से या क्राफ्ट से, इन सब से वो लेते थे। दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग द आर्मी, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट्स। तो ये जितना भी रेवेन्यू आता था, देखिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, इस पैसे से वो अपनी सेना का रखरखाव करते थे, मंदिर बनवाते थे, नए नए आर्किटेक्चर आधारभूत ढांचे का निर्माण करवाते थे, और जो नए नए वो विद्वान थे, कलाकार थे, उनको प्रोत्साहन देते थे कि ठीक है आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। Now, as we see once again, for such an empire to sustain itself, it had to promote a vibrant internal and external trade। तो एक बार हम दोबारा से देखते हैं कि जो एक सेल्फ सस्टेन एम्पायर होता है, मतलब खुद में सशक्त साम्राज्य होता है, उसको बनाए रखने के लिए एक बहुत ही ज्यादा आपको वाइब्रेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, जीवंत आंतरिक और बाह्य ट्रेड को बढ़ावा देने की जरूरत होती है। तभी आप एक सेल्फ सस्टेन एम्पायर खड़ा कर पाओगे। इन द गुप्ता एरा, इंडिया ट्रेडेड विद द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। तो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड कौन सा है? ये भूमध्य सागर का क्षेत्र। आप मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन सी, उसके आसपास का जो एरिया है उसको बोला गया है साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरी एंड जेम्स स्टोन्स। तो जो गुप्ता काल था, इसमें भारत से मेडिटेरेनियन पूरे एरिया में, और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट था, चाइना था, इन सब में क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता था? कपड़ा, मसाले, हाथी के दांत से बने हुए आभूषण, ठीक है, और रत्न, इन सबको एक्सपोर्ट करते थे वो। द इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट्स टू डिस्टेंट मार्केट्स। तो जो इंडियन ओशन था, हिंद महासागर, ठीक है, इस ट्रेड के पूरे व्यापार के ट्रेड नेटवर्क को भारतीय जो बंदरगाह थे उनसे, दूर के बाजारों से इसने जोड़ा हुआ था। मतलब सारा व्यापार इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा था। वन सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑन द वे टू द मेडिटेरेनियन मार्केट वाज सोकोत्रा आइलैंड। तो जो मेडिटेरेनियन मार्केट थी उसके बीच में, उसके रास्ते में
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव था जो सोकोट्रा आइलैंड था। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये कहां पर था? ये सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिकल रूप से अरब सागर में स्थित था। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सच एज पोट्री, इंस्क्रिप्शन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड द डिजाइन सच एज बुद्धिस्ट स्तूपा has established the presence of Indian traders. There were several centuries apart from the traders from Egypt, Arabia, Rome and Greece. तो जो मिस्र के, अरब के, रोम के और ग्रीस के ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, एविडेंस हमें मिले हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसमें लिखे हुए इंक्रिप्शंस हो गए, बौद्ध स्तूप हो गए, ठीक है, जो कई शताब्दियों से भारतीय जो हमारे ट्रेडर थे, इंडियन ट्रेडर्स, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस को वहां पर पुष्ट करते हैं कि उनकी प्रेजेंस इनसे पहले थी। किन किन से? इजिप्टियन ट्रेडर से, अरबिया ट्रेडर से, रोम ट्रेडर से और ग्रीस ट्रेडर से पहले। दिस स्मॉल आइलैंड कैरीज एविडेंस ऑफ द रिच कल्चरल एक्सचेंज दैट ट्रेड प्रमोट इन द इंडियन ओशियन। तो ये कहाँ की बात हो रही है? सोकोट्रा आइलैंड की बात हो रही है। तो जो ये सोकोट्रा आइलैंड था वो बहुत छोटा, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में ट्रेड के लिए, बाई ट्रेड जो संस्कृति थी, कल्चरल था, उसको आदान प्रदान को समृद्ध बनाए रखने का प्रमाण है। तो वहां से केवल चीजों का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था, जो कल्चर थे, ट्रेडिशन थे, उनका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। क्योंकि जब कहीं भी दो तरह के लोग मिलते हैं, दो ट्रेडिशन, दो कल्चर के लोग, तो वो एक दूसरे का कल्चर सीखते ही हैं और ट्रेडिशन, उसमें उनको बड़ा मजा आता है। न्यू आइडियाज एंड वंडर्स, द क्लासिकल एज। अब जो एक क्लासिकल एज है, इसके हम नए आइडिया और नए वंडर्स, इसके नए विचार और नई उपलब्धियों का, इसको युग क्यों कहा गया, चलिए इसको जानते हैं। एज वी शो, गुप्ता रूलर्स वर डिवोट फॉलोवर्स ऑफ विष्णु। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो गुप्ता रूलर्स थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और ये हमने अक्सर उनके जो सिक्के थे, उनके जो इंक्रिप्शन थे, उनमें देखा भी है। However, they also supported other traditions and schools of thoughts. लेकिन इसके अलावा वे जो दूसरे ट्रेडिशंस और स्कूल ऑफ थॉट्स थे उनको भी सपोर्ट करते थे। They patronized Buddhist institutions including the renowned Nalanda University and several other Buddhist viharas that call monastery. तो उन्होंने जो प्रसिद्ध हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको, और उसके अलावा बहुत सारे जो बौद्ध विहार थे उनके, उन सहित बहुत सारे बौद्ध संस्थानों को भी उन्होंने संरक्षण दिया, हेल्प की। देयर अप्रोच वाज इंक्लूसिव एंड ओपन। तो जो उनकी अप्रोच थी, दृष्टिकोण था, वो बहुत ही उदार और समावेशी था। वी विल, समावेशी मतलब किसी भी चीज को खुद में समा लेने वाला, उदार मतलब दूसरों के प्रति आदर भाव। Now we will explore the institutions further in higher grades. तो जो इन इंस्टीट्यूशन की हमने बात की है, इनको हम हायर ग्रेड्स में फिर से पढ़ेंगे, इनके बारे में और ज्यादा। तो ये देखिए, ये रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके ये अवशेष हैं बचे हुए। देखिए आप, कितनी अच्छी उस समय में रही होगी, जो आज भी देखने में इतनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो कितना समृद्ध उस समय का उनका आर्किटेक्चर था गुप्ताज का। गुप्ताज को ऐसे ही द एज ऑफ गोल्डन एरा नहीं बोलते हैं, वो थी गोल्डन एज ऑफ गोल्डन एरा इंडिया की, इसलिए उसको एज ऑफ गोल्डन एरा बोलते हैं। Indeed, the prolonged period of peace and stability during the Gupta's period promoted notable achievement in the various fields, leading some historians to label this period the classical age of India. ठीक है, गोल्डन एरा भी इसको बोलते हैं, क्लासिकल एज भी बोलते हैं। क्लासिकल मतलब उत्कृष्ट युग, बहुत ही ज्यादा। तो इस अवधि ने भारत का, इस अवधि को भारत का क्या बोलते हैं? क्लासिकल एज कहा जाता है। यही वो टाइम था जब जो पहले के युग थे उनके ज्ञान को इकट्ठा करके अनेक बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा गया। तो यहां पर इसका पहले, चलिए आगे बढ़ गए हम, इसका मतलब समझ लेते हैं। इंडीड ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। तो जो गुप्ता का पीरियड था उसके अंतर्गत बहुत लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रही।
पीस और स्टेबिलिटी बहुत लंबे समय तक रही, जिसने जो उसके अलग अलग क्षेत्र थे, एरियाज थे, उनमें बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, यही कारण है कि जो कुछ हमारे हिस्टोरियंस हैं इस एज को भारत का क्या बोलते हैं, क्लासिकल एज बोलते हैं, कि ये इंडिया की क्लासिकल एज थी, उत्कृष्ट युग था। इट वाज आल्सो द टाइम व्हेन नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस इरा वाज कंसोलिडेटेड एंड कंपाइल्ड इनटू न्यूमरस टेक्स्ट। तो यही वो टाइम था जब जो हमारे पुराने ज्ञान थे, पिछले पुराने बीते हुए युगों का ज्ञान था, उसको इकट्ठा किया गया और बहुत सारे ग्रंथों में संकलित किया गया, लिखा गया, कंपाइल किया गया टेक्स्ट को। संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश्ड विद कालिदास वर्क्स एंड मैनी मेजर पुराणाज। कालिदास के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यही वो समय था जिसमें कालिदास की जो रचनाएं थी और अनेक प्रमुख पुराणों के साथ में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। नाउ आर्यभट्ट एंड ब्राह्मी रिकॉर्डेड मेजर एडवांसमेंट्स in mathematics and astronomy, while medical texts compile and refine medical theories and practices। तो आपने सबने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का और वराहमिहिर का। तो जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे उन्होंने मैथ में और एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मेडिकल के एरिया में भी जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, रूल थे, ठीक है, और जो नई नई पद्धतियां थी उनको इकट्ठा किया गया और ज्यादा उनको रिफाइन किया गया, परिष्कृत किया गया। नाउ मेटलर्जी आल्सो प्रोग्रेस एज वी शो विद द रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर। जैसे कि हम चैप्टर 1 में, पार्ट 1 में इस चैप्टर के रस्ट रेजिस्टेंस पिलर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो मेटलर्जी थी उस समय में बहुत ज़्यादा प्रगति उसकी हुई। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रगति की कि उन्होंने लोहे को जंग लगने से बचा दिया। देखिए, ऐसा पिलर इन्होंने बनाया कि जिसमें जंग ही नहीं लगा आज तक। अराउंड 1600 ईयर्स इसको हो चुके। दिस स्टेबिलिटी strengthen the economy allowing the state to support scholars, artists and scientists leading to culture and intellectual growth। तो जो ये स्टेबिलिटी थी, इसी ने उस समय की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको मजबूत किया, जिससे राज्य के जो विद्वान थे, कलाकार थे, वैज्ञानिक थे, उनको सबको प्रमोट किया गया, प्रोत्साहन दिया गया, और उसी के सबके फलस्वरूप जो सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास वो सब संभव हो सका, क्योंकि उस टाइम में स्टेबिलिटी थी। अगर स्टेबिलिटी नहीं होती तो हर कोई अपने जान बचाने और बस खाने पीने के लिए कमाने में ही बिजी रहता। स्टेबिलिटी रहती है तभी वो राजा लोगों को कुछ बोल पाता है कि ठीक है तुम करो, हम पीछे खड़े हैं, और तभी लोग कुछ ना कुछ अच्छा नया कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू चंद्रगुप्ता सेकंड केप्ट हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मैनी लर्न्ड men, poets and artists, and his patronage of such diverse talents enrich his court greatly। तो जो चंद्रगुप्ता सेकंड थे, खुद को बहुत सारे विद्वान, कवि और कलाकारों के बीच में रखते थे वो। ठीक है, तो जो ये इस तरह की अलग अलग तरह की प्रतिभाएं थी कि कोई कवि था, कोई विद्वान था, कोई कलाकार था, ठीक है, उनको ये संरक्षण भी प्रदान करते थे, और उन्होंने जो उनकी राज्यसभा थी, उनका कोर्ट था, उसको समृद्ध बना रखा था, ग्रेट कर रखा था उन्होंने। ठीक है, क्योंकि विद्वान आदमी का साथ में रहना हमेशा फायदेमंद ही होता है। लेट अस टेक ए लुक एट द सम ऑफ द रिमार्केबल फिगर ऑफ दिस पीरियड। तो चलिए अब हम इस पीरियड के कुछ रिमार्केबल फिगर पर दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन से थे उल्लेखनीय व्यक्ति उस समय के। Chandragupta II goes to war and artist imagination from the 1920s। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड को एक युद्ध के लिए जाते हुए दिखाया गया है। ये भी एक इमेजिनेशन का पिक्चर है जिसको 1920 में किसी कलाकार ने बनाया है इमेजिनेशन पे, ये एक्चुअल नहीं है। तो चलिए अब उन रिमार्केबल फिगर के बारे में जानते हैं जो इनके कोर्ट में थे या फिर जो उस समय में हुए हैं महत्वपूर्ण लोग। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे, क्या थे? ही लिव्ड इन कुसुमापुरा
तो कुसुमापुरा में रहते थे वो, नियर प्रेजेंट डे पटना, ए फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग अराउंड 500 सी एंड authored a short treatise of mathematics and astronomy called आर्यभट्टिया। तो ये लगभग 500 सी में जो उस समय का बहुत ज्यादा मशहूर शिक्षा का केंद्र था कुसुमपुरा, जो कि आज के पटना के पास है, वहां पर रहते थे। और जो आर्यभट्ट थे उन्होंने मैथ और एस्ट्रोनॉमी पर एक बहुत ही संक्षिप्त में छोटा ग्रंथ लिखा था जिसको आर्यभट्टिया कहते हैं। ठीक है, तो उसमें मैथ भी था और एस्ट्रोनॉमी भी थी। ही गेव फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मोशंस ऑफ द सन द मून एंड द प्लैनेट्स एंड प्रपोज दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस विच एक्सप्लेन द अल्टरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। तो देखिए उस समय में उन्होंने जो अपना सन है, मून है और जो प्लैनेट्स हैं, तो उनकी जो गति होती है, मोशन होती है, उसकी गणना करने के लिए उन्होंने उस समय में फॉर्मूला लिखा था। और उन्होंने इस बात को प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूमती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे। ये उस समय में उन्होंने बता दिया था हमारे आर्यभट्ट जी ने कि पृथ्वी अपनी ही एक्सिस पर घूम रही है, जिससे दिन और रात हो रहे हैं। तो ये तब उनको मालूम हो गया था। He gave the length of the year as 365 days, 6 hours, 12 minutes and 30 seconds, just a few minutes off from the modern value, that is 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds। तो उन्होंने जो एक साल बताया था वो उस समय में देखिए कितना सटीक बता दिया था कि 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड का एक दिन होता है। और अभी का जो मॉडर्न दिन है, जो सारी कैलकुलेशन इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट यूज करके इतनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम बता पा रहे हैं, वो है 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट, 45 सेकंड, जो कि बहुत ही, देखिए आप, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस इनमें आपको मिलेगा। आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मिनट का डिफरेंस है, घंटों में भी नहीं है ये डिफरेंस, हार्डली मिनट्स में है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि 12, 12, 14, ओनली 14 मिनट्स के आसपास का ही डिफरेंस है, 424 सॉरी। Now Aryabhatta also provide a fair estimate of the size of the earth and correct explanation for the solar lunar eclipse। तो आर्यभट्ट ने बहुत ही करेक्ट एस्टिमेट दिया था कि जो हमारी अर्थ का आकार है उसका भी, और जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है उसकी भी उन्होंने एक बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन दी थी। His work became the foundation for further scientific advance in India and beyond। तो उनकी जो ये व्याख्याएं थी, उनका जो ये काम था, इसी ने भारत में और विश्व में आगे वैज्ञानिक प्रगति की ये आधारशिला बना, फाउंडेशन, आधारशिला। इन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट डिस्क्राइब ए नंबर ऑफ टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग, सम ऑफ विच यू लर्न एट स्कूल विदाउट नोइंग दैट दे वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड 1500 ईयर्स एगो। तो इनमें से जो आर्यभट्ट थे गणित के क्षेत्र में, आर्यभट्ट ने कैलकुलेशन करने के लिए और नंबर टेक्निक के लिए और इक्वेशन सोल्व करने के लिए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग विधि दी कि इनको आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, नंबर, और आप इक्वेशन को सोल्व कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए हैं अपनी इस बुक में, और इनमें से कुछ के बारे में आप अपनी जो स्कूल में है, आपकी मैथ बुक है, उसमें आप सीखते भी हैं। इनमें से बहुत सारे फॉर्मूले आर्यभट्ट के दिए हुए हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने लिखा था। उन्होंने लिखा था ना उनको फॉर्मूलों को, तो आज भी आप उनको पढ़ रहे हो, आर्यभट्ट के लिखे फॉर्मूले को। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में आर्यभट्ट के लिखे हुए हैं। चलिए, एक तो हमने पढ़ लिया आर्यभट्ट, अब नेक्स्ट के पास चलते हैं, दैट इज व्राहमिहिर। तो चलिए व्राहमिहिर के बारे में जानते हैं, ये कौन थे। ही वाज ए मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम द सेम पीरियड। तो ये भी उसी समय के एक दूसरे अन्य गणितज्ञ, एस्ट्रोनॉमर और ज्योतिषी थे। एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री। ही लिव्ड इन उज्जैन, ए सिटी फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। तो वे उज्जैनी में रहते थे, जो कि शिक्षा और ज्ञान की परंपरा के लिए बहुत ही मशहूर था, फेमस था। हिज इंसाइक्लोपीडिक वर्क, दैट इज
बृहत संहिता covered a wide range of subjects from astronomy and astrology to weather forecasting, architecture, town planning and even farming. तो इन्होंने तो लिखी थी आर्यभट्टीय, इन्होंने लिखी है व्रत संहिता। ठीक है, व्रत संहिता। व्रत संहिता में उन्होंने क्या क्या दिया है, जो एस्ट्रोनॉमी है और एस्ट्रोलॉजी है और वेदर की फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और इवन कैसे फार्मिंग करनी है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग तरह की जानकारी इन्होंने इसमें दे रखी है। His ability to observe the world, applying logical reasoning and combine it with traditional knowledge made him a pioneer in science. ठीक है, तो विश्व को पूरा एक लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, विश्व को तर्क संगत दृष्टिकोण देने के लिए या विश्व को तर्क संगत दृष्टिकोण से देखने और उपलब्ध ज्ञान के साथ उसे जोड़कर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करने की उनकी जो क्षमता थी, उसने उन्हें अपने समय के विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे, पायनियर मतलब सबसे अग्रणी बनाया। तो देखिए, हमारे दो, आपने पुराने पूर्वजों के बारे में पढ़ा है कि हमारा जो भारत देश था उसमें कितने बड़े बड़े विद्वान रहते थे, कि जिनका जो उन्होंने उस समय में लिखा था आज से 1500-1600 साल पहले, उसको हम आज भी यूज कर रहे हैं और कितना सटीक उन्होंने उस टाइम पे अपना अनुमान बताया था। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, तो चलिए पता लगाते हैं। लेट्स जॉइन भविष्य एंड ध्रुव विद देयर टाइम मशीन इन द टाइम ऑफ गुप्ताज। तो आप खुद को ज्वाइन कर लीजिए भविष्य ध्रुव के साथ में, जो टाइम मशीन में के थ्रू वे गुप्ताज एरा में गए हुए हैं, गुप्ताज के टाइम में। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मीट आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर, व्हाट वुड यू आस्क देम। तो अब जब उस समय में आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको आर्यभट्ट और वराहमिहिर से मिलने का भी अवसर मिले, तो आप उनसे क्या पूछेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आप उनसे करेंगे। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप एंड क्रिएट ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू विद देम। तो देखिए, आप इतने इंटेलिजेंट लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप पूरा क्लास को 2 ग्रुप में बांट लीजिए और जो जो आप इंटरव्यू में उनसे पूछेंगे वे क्वेश्चन आप रेडी करिए। नो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जैसे जिनके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इज कालिदास। कालिदास कौन थे? द यक्स मैसेज टू द क्लाउड ए सीन फ्रॉम मेघदूतम। तो ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये उनका जो मेघदूत नाटक है, मेघदूत नाटक से उनके मेघदूत महाकाव्य से ली गई है, जिसमें जो यक्ष है वो बादलों को निर्देश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उसका ये फोटो यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए अब कालिदास के बारे में फर्दर जानते हैं कि कालिदास कौन थे। कालिदास, लिटल is known about Kalidas' life. Legend suggests that he was once ridiculed by others, which motivated him to work hard and transform his life. तो जो महाकवि कालिदास थे, उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन लोगों के कहे हुए किंवदंतियां होती हैं जो किसी ने बोला हो, उनके अनुसार एक बार लोगों के उपहास के कारण, लोगों ने उनका उपहास किया कि ये तो ऐसी बेवकूफ़ है, कुछ नहीं, ये नहीं ऐसी ही है। तो उन्होंने उसके बाद में बहुत गहन साधना की और अपने जीवन को एक पूरी अलग नई दिशा दे दी। तो लोगों ने उनको उपहास किया था, उसी से उन्होंने होके, ठीक है। रेडिक्यूल्ड होता है उपहास करना, किसी का हंसी मजाक बनाना। ही इज रिनोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर एंड एक्सक्यूसाइटली रिफाइंड पोएट्री। तो वे अपने संस्कृत साहित्य और जो उनका ये एक्सक्यूसाइटली होता है अलंकारिक, अलंकार, किसी चीज को अलंकार, आपने पढ़ा होगा, तो अलंकारिक काव्य के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कंपोजिशंस इज मेघदूतम। तो उनकी एक प्रसिद्ध रचना में से एक मेघदूत है, मेघदूतम है। द क्लाउड मैसेंजर, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्लाउड मैसेंजर भी है। इट टेल द स्टोरी ऑफ ए यक्स माइनर डाइटी हु आफ्टर बीइंग banished from his home by his master send a message to his beloved through a passing cloud। तो ये कहानी जो है
ये यक्ष के बारे में है जो अपने स्वामी द्वारा घर से बाहर निकाल दिए जाने के बाद में एक उड़ते हुए बादल के माध्यम से अपना जो उनकी प्रेमिका है उसको संदेश भेज रहे हैं कि मेरा संदेश तुम मेरी जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, उसको दे दो। अपार्ट फ्रॉम द मैनी इमोशंस ऑफ लव, द पोएम डिस्क्राइब इन ग्रेट डिटेल द लैंडस्केप्स एंड वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑन इट्स जर्नी टू द बिलव्ड। तो प्रेम का जो उच्छ्वास होता है उसके अलावा ये जो काव्य है, ठीक है, लव का जो होता है, लव के इमोशंस जो होते हैं, तो लव के इमोशन के अलावा इस काव्य में भारत के जो भूदृश्य हैं और ऋतुएं हैं, सीजन्स होते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारा वर्णन दिया गया है। Now don't miss out, चलिए इसको अनदेखा नहीं करिए। डू यू नो दैट आयुर्वेद गोट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो देखिए हमारा एक पूरे का पूरा संहिता है आयुर्वेद, तो क्या आप जानते हैं कि इसको कोडिफाइड होता है किसी चीज को अरेंज करना, संहिताबद्ध करना, अरेंज रिटन इन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे। तो किसी चीज को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने को बोलते हैं कोडिफाइड। तो आयुर्वेद को हमारे गुप्ता एरा में ही, गुप्ता पीरियड में ही कोडिफाइड किया गया। दिस इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज मच ओल्डर रूट गोइंग बैक सेवरल सेंचुरीज बीसी। तो हमारी जो है भारत की चिकित्सा की प्रणाली है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी, कई शताब्दियों पुरानी है, बीसी में भी। टेक्स्ट लाइक द चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता विच लेड द फाउंडेशन फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस still used today were compiled and given their final shape during the Gupta's period। तो देखिए जो चरक संहिता है, ठीक है, और सुश्रुत संहिता है, इनके बारे में आप फर्दर मैं इसका शॉर्ट बना के डालूंगा, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, और उनमें क्या है और कौन चरक था कौन सुश्रुत था और कितने महान लोग थे कि जिनको इंडियन मेडिकल का फादर बोला जाता है। तो जैसे ये जो ग्रंथ थे ये उन्हीं ने लिखे थे, चरक ने और सुश्रुत ने, तो इसलिए उसको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बोला गया। ये गुप्त काल में ही संकलित हुए और पूरे किए गए, जो आयुर्वेद के बिल्कुल बेस फाउंडेशन ग्रंथ हैं। आयुर्वेद आपको पता चल गया होगा, आयुर्वेदिक आपने डॉक्टर भी देखे होंगे। हमारी ये एक मेडिकल की प्रणाली है हमारी इंडिया में, आयुर्वेद, जिससे लोगों का इलाज भी होता है। दे डील विद ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, द cataloging and diagnosing of disease, their treatments and importance of diet, maintaining good health, the preparation of medicines and surgical techniques advanced for their time। तो ये जो ग्रंथ हैं ये रोगों के क्लासिफिकेशन, उनको वर्गीकृत करने में, उनका निदान करने में, उपचार करने में, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में, और जो हमारा फूड है उसकी इंपॉर्टेंस, और जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं, सर्जिकल टेक्निक मतलब जिसमें चीरफाड़ करते हैं शरीर में, उस टेक्निक जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर जानकारी हमें प्रोवाइड कराती है। नाउ इम्पोर्टेंटली आयुर्वेद एम्फेसाइजेस होलिस्टिक हीलिंग एंड ए डीप कनेक्शन बिटवीन द माइंड, बॉडी एंड नेचर। जो आयुर्वेद है वो हमारे माइंड, बॉडी और नेचर के बीच में बहुत गहरे संबंध को महत्व देकर पूरे उपचार पर, समग्र उपचार मतलब होलिस्टिक हीलिंग, कंप्लीटली हीलिंग, समग्र उपचार पर बल देता है। वो कहता है कि कोई भी डिजीज, आयुर्वेद, आप कोई भी डिजीज को जस्ट उसको ठीक मत करिए, उसको फिनिश करिए कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में कभी आ ना पाए। द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, ठीक है, अब सुंदरता की खोज। The Gupta rulers created a supportive environment where creativity and craftsmanship thrive. Some of the iconic works of history were produced during this time। तो जो गुप्ता एम्परर थे उन्होंने एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया, लोगों को प्रदान किया, जिससे जो क्राफ्टमैनशिप थी, क्रिएटिविटी थी लोगों में, रचनात्मकता थी, क्राफ्टमैनशिप थी, उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी जो समोपाइकोनिक वर्क्स, बहुत सारी जो ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं इसी अवधि में निर्मित की गई हैं, बनाई गई हैं। मैनी की सेंटर्स ऑफ आर्ट एमर्ज ड्यूरिंग दीज टाइम्स
including Sarnath near Varanasi in present day Uttar Pradesh, known for its exquisite sculptures of the Buddha and the awe-inspiring Ajanta caves in present day Maharashtra। तो देखिए इस समय के जो बहुत सारे प्रमुख केंद्र उभरे, जैसे कि उनमें उत्कृष्ट बुद्ध की मूर्तियां, उसके लिए फेमस है आपका सारनाथ जो कि वाराणसी के निकट है, और बहुत ही विस्मयकारी अजंता की गुफाएं हैं जो कि आज के महाराष्ट्र में है। ये सब उसी समय की हैं। द रॉक कट केव्स एंड डिटेल्ड कार्विंग ऑफ डाइटीज at Udaygiri, that is in Madhya Pradesh, are another example of this abundant artistic production। तो मध्य प्रदेश के उदयगिरी में रॉक को काट के, चट्टानों को काट कर जो गुफाएं बनाई गई हैं वो देवी देवता, और उसमें जो देवी और देवताओं की मूर्तियां हैं इसी समय की, इसी काल की बहुत ही उत्कृष्ट कला के कुछ उदाहरण, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। Now, Gupta art, as it is sometimes called, set high standard of aesthetics and beauty that left a lasting impact। तो जो इसे कभी कभी जो गुप्ता एरा है या गुप्ता आर्ट है, ठीक है, गुप्ता आर्ट है, जो गुप्ता कालीन आर्ट है, उसे कभी कभी जो उस समय का जो जितना भी आर्ट है इसको गुप्ता आर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसने जो सुंदरता के मानक होते हैं उसका बहुत ही ऊंचा मानक स्थापित किया है, जिसका एक पूरा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उसने खुद का एक छोड़ा है। तो इसको आप इमेज फिगर 7.15 और से लेकर 7.18 तक देख सकते हैं कि गुप्ता एरा के आर्ट ने कितने अच्छी उसमें आर्ट ये हैं, आर्टिस्टिक हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। तो चलिए पता लगाते हैं। टेक क्लोज लुक एट द सैंपल ऑफ गुप्ता स्कल्पचर्स शोन इन फिगर 7.15.1 एंड 7.15.2 by looking at the attributes can you guess which deities are depicted here। तो चलिए जो गुप्ता काल की मूर्तियां हैं उनको आप ध्यान से देखें इन फिगर्स में, जिसकी जो विशेषताएं हैं उसको देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वहां किन किन देवताओं को दर्शाया गया। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन स्पेस प्रोवाइडेड एंड शेयर योर थॉट्स ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। तो जो नीचे जगह दी गई है उसमें आप अपने विचार लिखिए और चर्चा में अपने विचार साझा करिए। देखिए कोई भी अगर पैदा हुआ है तो मरेगा भी, कोई भी अगर ऊंचा उठा है तो वो गिरेगा भी। तो हर एक का उठना गिरना ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लगा ही रहता है और वो होता ही है। तो इसी तरह से गुप्ताज का भी अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन। गुप्ताज का पतन कैसे हुआ, द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज, वो कैसे उनका पतन हुआ। बाय द 6th century CE, तो 6ठी शताब्दी कॉमन एरा में द गुप्ता एम्पायर बिगेन शोइंग साइन ऑफ डिक्लाइन एज लेटर रूलर्स फेस चैलेंजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेशंस। तो देखिए जो बाद के 6ठी शताब्दी जो 6th century CE था, उसके बाद के जो गुप्ता एम्परर थे, सम्राट थे, उसमें गुप्ता एम्पायर था, उसमें डिक्लाइनिंग के साइन दिखने लगे थे, क्योंकि जो उस समय के बाद के शासक थे इसके, वो बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल इन्वेशंस मतलब बाहरी आक्रमणों की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा था। बहुत ज्यादा बाहर के आक्रमण हो रहे थे उन पे। द फियर्स हुन, दैट इज हुना ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैक द एम्पायर वीकनिंग इट्स कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो जो सेंट्रल एशिया की एक क्रूर जनजाति थी हुण, ठीक है, उसने बार बार यहाँ पर हमले किए, जिससे जो नॉर्थ इंडिया था उस पर गुप्ता राजाओं का नियंत्रण ढीला पड़ गया, वीक हो गया। एट द सेम टाइम द राइज ऑफ पावरफुल रीजन रूलर्स लेड टू एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसी समय में शक्तिशाली जो क्षेत्रीय शासक थे उनका भी उदय हुआ, और उन्होंने अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आंतरिक संघर्ष को भी जन्म दे दिया। तो उनको दो तरह के सामने करने पड़े। एक तो बाहर का वे एक्सटर्नल
एक्सटर्नल इन्वेशंस को झेल रहे थे, अब इंटरनल भी उनके साथ में जुड़ गया। हाउएवर वाज दिस ट्रूली द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड दैट मार्क ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन क्या वास्तव में ये अंत था या एक ऐसे युग का ये शुरुआत थी जिसने भारतीय इतिहास को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा दी? तो इसको आप एक एंडिंग बोलोगे या स्टार्टिंग कहोगे? अब क्योंकि कोई चीज एंड होगी तो कुछ नई चीज आएगी उसकी जगह पे। तो वी विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक। तो इस सवाल को हम अब इस बुक के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या ये वास्तव में अंत था या एक नए युग की शुरुआत थी। नो मीनवाइल इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब इस बीच आप जो साउथ था और नॉर्थ ईस्ट था वहां पर क्या हो रहा था, चलिए उस पर भी एक मोटी मोटी नजर डाल लेते हैं। लेट अस गो बैक टू द मैप इन फिगर 7.8। वहां पर वापस जाइए। वाइल द गुप्ताज रूल्ड इन द नॉर्थ, द पल्लवाज इमर्ज एज ए पावरफुल डायनेस्टी इन द साउथ। तो साउथ में कौन सी थी? पल्लवों की एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी वहां पर रूल कर रही थी। ग्रेजुअली कंसोलिडेटिंग देयर पावर इन द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो वो कहां पर रूल कर रहे थे? आज के जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इस पूरे एरिया पर वो रूल कर रहे थे। Their origins are not clear known, but they appear to have been a tributary power under the Satavahanas, whom we encountered in the previous chapter, and to have gained power at the Satavahanas decline। ठीक है, तो जो उनका इंक्लाइन हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में हमें कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो सातवाहन थे ये उनके अधीन काम करते थे। सातवाहनों के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। और उनके पतन के बाद ही इनको पावर मिली, बल मिला, जब वो सातवाहनाज का डिक्लाइन हुआ। द पल्लवाज वर आल्सो ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये भी आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत महान संरक्षक थे। मोस्ट ऑफ देम वर डेवोटी ऑफ शिव एंड आर क्रेडिटेड विद constructing magnificent temple and rock cut caves, some of which we will visit when we explore classical Indian architecture। तो उनमें से बहुत सारे शिव जी के भक्त थे और उन्होंने बहुत भव्य भव्य मंदिर और चट्टानों को काटकर बहुत भव्य मंदिर बनवाए, गुफाओं का निर्माण करवाया। इन सब का श्रेय उनको दिया जाता है, ठीक है। इनमें से कुछ को हम बहुत ही उत्कृष्ट भारतीय इंडियन आर्किटेक्चर के अध्ययन के समय में जानेंगे, जब हम क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द कैपिटल ऑफ पल्लवाज कांचीपुरम इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ऑफन नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, डिवोटेड एज वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग इन द साउथ। तो देखिए यहाँ पर आपका एमसीक्यू भी है इसमें कि पल्लवों की जो राजधानी थी कांचीपुरम, वो आज के तमिलनाडु में है, जो अक्सर 1000 मंदिरों के नगर के रूप में जानी जाती थी, द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल। और पूरे साउथ में एजुकेशन के एक मेन सेंटर के रूप में वो डेवलप हुई थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ घटिकाज, सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सातवाहनाज, फोस्टर्ड एन एनवायरमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो सातवाहनों के समय में जो घटिकाएं स्थापित हुई थी, ठीक है, घटिकाओं को शिक्षा के केंद्र बोलते थे उस समय, उन्होंने एजुकेशन और मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास के लिए एक एनवायरमेंट, वातावरण का निर्माण किया। तो ये काम तो स्टार्ट तो सातवाहनों के टाइम में ही हो गया था। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द कामरूप किंगडम रूल्ड बाय द वर्मन डायनेस्टी एक्सटेंडेड ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रॉडली प्रेजेंट डे आसाम एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल एंड बांग्लादेश। तो जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसमें वर्मन राजवंश द्वारा, वर्मन, ठीक है, वर्मन डायनेस्टी थी जो वहां पर रूल कर रही थी, और उसका राज्य का क्या नाम था? कामरूप साम्राज्य था वो, जो कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी घाटी है, जो आज के आसाम में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नॉर्थ पार्ट में है, उस तक ये फैली हुई थी। कामरूप किंगडम, एन एंशिएंट नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम इज
प्रयाग ज्योतिष मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत, द लेटर टेक्स्ट मेंशन भगदत्त किंग ऑफ प्रयाग ज्योतिष मॉडर्न डे आसाम एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द Kauravas in the Great War and some historical rulers claim he is among their ancestors। तो देखिए बहुत बड़ा ये सेंटेंस है, इसको मैं आपको एक बार में पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जो असम की ब्रह्मपुत्र की घाटी थी उसका प्राचीन नाम क्या था? प्राग ज्योतिष था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। तो महाभारत में प्राग ज्योतिष जो कि आज का असम है उसके शासक भगदत्त का उल्लेख महाभारत के महान युद्ध में जो कौरव और पांडव थे, कौरवों से लड़ने वाले योद्धा के रूप में किया गया है। सॉरी, कौरवों की ओर से, ठीक है, जो भगदत्त था वो कौरवों की ओर से पांडवों से लड़े थे महाभारत के युद्ध में, और बाद में कुछ शासकों ने उन्हें अपना पूर्वज बताया। अमंग हिम देयर एंसेस्टर्स, तो कुछ शासक बोले कि वो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर थे, ठीक है। बी दैट एज इट मे द कामरूप किंगडम वाज ए प्रोमिनेंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज फ्लोरिश एज हब ऑफ लर्निंग्स। तो बाद के जो कामरूप साम्राज्य था ये प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, जहां पर मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्र के रूप में डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ द पल्लवा एंड कामरूपा आर मेंशन इन द प्रयाग प्रशस्ति वी शो अर्लियर। तो प्रयाग प्रशस्ति आपने पहले फर्स्ट पार्ट में जानी है, किसकी थी? समुद्रगुप्ता के बारे में। जो समुद्रगुप्ता के वो थे हरिसेन, उन्होंने वो लिखवाई थी, जो प्रयाग में है, ठीक है। तो जो पल्लव और कामरूप थे दोनों का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन समुद्रगुप्त defeated a Pallav ruler but didn't take over the region। तो दक्षिण भारत के एक अभियान के समय में समुद्रगुप्त ने एक पल्लव शासक को हरा दिया, लेकिन इस क्षेत्र को अपने अधिकार में नहीं लिया। इंस्टेड ही लेट द लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लवाज कीप देयर थ्रोन्स एज लॉन्ग they accepted his rule and paid tribute। तो उनकी जगह पे कब्जा तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने पल्लवों सहित और दूसरे जो वहां के लोकल रूलर्स थे उनको अपने सिंहासन पर तब तक बने रहने दिया जब तक वे समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते रहे और नियमित रूप से उनको ट्रिब्यूट भेंट देते रहे, ट्रिब्यूट पेड करते रहे। दिस हेल्प मेंटेन पीसफुल रिलेशंस। तो इससे जो आपस में बहुत सारे राज्य थे उनके बीच में शांतिपूर्ण सहायक संबंध स्थापित हुए। अंडर सिमिलर कंडीशंस इन द नॉर्थ ईस्ट समुद्रगुप्ता डिफीटेड द रूलर ऑफ कामरूप बट डिड नॉट टेक डायरेक्ट कंट्रोल। तो इसी तरह से जो पूर्वोत्तर ये नॉर्थ ईस्ट था उसमें भी कामरूप के राजा को समुद्रगुप्त ने युद्ध में हरा दिया और उसके बाद उसका जो राज्य था सीधा अपने नियंत्रण में नहीं लिया, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया। बाय नाउ वी हैव सीन दिस पैटर्न रिकर क्वाइट ए फ्यू टाइम्स। तो इस तरह से समुद्रगुप्त की ये जो नीति थी वो बार बार हम रिपीट होते हुए देखते हैं कि हरा तो वो देता था बट उसको अपने कंट्रोल में नहीं लेता था। द गुप्ता पीरियड वाज ए टाइम ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस। जो गुप्ताज पीरियड था वो एक बहुत उल्लेखनीय प्रगति का काल था। इट्स इन्फ्लुएंस स्ट्रेस फार बियॉन्ड द एम्पायर, शेपिंग आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड गवर्नेंस फॉर सेंचुरीज। तो इसका जो प्रभाव था, इफेक्ट था, गुप्ता साम्राज्य की सीमाओं से बहुत आगे तक देखा गया, ठीक है। जो इसके परिणाम थे वो बहुत सारी शताब्दियों तक जो यहाँ का आर्ट है, साइंस है, ये लिटरेचर है और शासन को प्रभावित करते रहे, इफेक्टेड उसको
करते रहे आगे तक भी ये। Advances in mathematics, astronomy, medicine, and metallurgy, among other fields, laid the foundation for future scientific and technological growth, while beautiful temple and Sanskrit literature continue to inspire today. ठीक है, तो जो गणित, जो उस टाइम का मैथ है, ये आपका एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन है, मेटलर्जी है, ठीक है, इनके साथ साथ दूसरे जो एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई और उसने भविष्य के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की नींव रखी कि भविष्य में जो वैज्ञानिक और टेक्निकल डेवलपमेंट हुए उनकी नींव यहीं तो पड़ी। इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो जो इस समय में जो बहुत बड़े बड़े अच्छे भव्य मंदिर बने, संस्कृत साहित्य, और उस समय के संस्कृत साहित्य में आज भी प्रेरणा देते हैं। जो उस समय मंदिर बने थे और उस समय जो संस्कृत साहित्य इकट्ठे किए गए, जैसा कि आपने पढ़ा था। द गुप्ताज क्रिएटेड ए स्टेबल एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी सेटिंग ए मॉडल फॉर फ्यूचर रूलर्स। तो जो गुप्ताज एम्परर थे, उन्होंने एक बहुत ही स्टेबल और समृद्ध समाज का निर्माण किया और उसने भविष्य के शासकों के लिए एक स्टैंडर्ड मानक स्थापित किया। देयर लेगेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ, मार्किंग दिस इरा एंड वन ऑफ द हाई पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो उनकी ये जो विरासत है वो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और आदर्शों में हमारे जीवित है। और ये जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास के सबसे टॉप मोस्ट शीर्षतम बिंदुओं में से एक के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, कि गुप्ता काल हमारे जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम है उसका सबसे टॉप मोस्ट पीरियड था। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, तो आगे बढ़ने से पहले द गुप्ता किंग्स कंसोलिडेटेड देयर पावर थ्रू मिलिट्री कैंपेन, लैंड ग्रांट्स, मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द एम्पायर। तो जो गुप्ताज किंग थे वो युद्ध के द्वारा, भूमि को दान दे के, वैवाहिक संबंधों के द्वारा और खुद इन सब चीजों से उन्होंने खुद को बहुत ही समृद्ध बनाया, समर्थ बनाया और साम्राज्य में स्टेबिलिटी सुनिश्चित की। द पीरियड सो द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये आपने पढ़ाई है कि इस पूरे पीरियड में जो आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसमें बहुत उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। अदर देन द गुप्ता डायनेस्टी, द वाकाटक, पल्लव एंड वर्मन्स rule in their respective region, making this period full of culture and intellectual vibrancy। तो उस टाइम में गुप्ताज डायनेस्टी के अलावा पल्लव डायनेस्टी थी, वर्मन डायनेस्टी थी, वाकाटक डायनेस्टी थी। ठीक है, ऐसे ऐसे राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों पर शासन किया। इन सभी राजवंशों ने मिलकर इस पूरे टाइम को एक सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप में जीवंत बनाया, उसको वाइब्रेंसी दी। तो चलिए, हमने जो ऊपर छोड़ा था अब उनको देख लेते हैं। हमने क्या क्या छोड़ा था, ये देखिए, ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गुप्ता आर्ट। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां उन्होंने बनाई है, इसके नीचे लिखा भी है ये मूर्तियां किसने और कब बनवाई। तो इनको आप पढ़ के देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने जैसा। ये देखिए, ये देवगढ़ का है लेफ्ट में आपको, जो यूपी में है, और ये है आपका विष्णु जब शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ठीक है, और ये आपने सबने देखा है पहले भी, ये आपको चैप्टर में रिपीट हो चुका है, अजंता केव का। ये देखिए कितनी सुंदर इन्होंने कलाकृतियां वहां पर बनाई, कैसे पहाड़ों को काट के कैसे इन्होंने, देखो पत्थरों को काट के कैसे इन्होंने बनाया है। ये आपकी टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन पर आप कैसे शो रिप्रेजेंट करोगे, ये आपको प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने अच्छे से समझा रखा है और कैसे आप लर्न कर पाओगे। ठीक है, टाइमलाइन बना के आप अगर लिखोगे तो आपको बड़ा ही इजी, बड़े अच्छे से ये सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी, जो आपको अभी सुनने में अच्छी लग रही हैं बट लर्न करने के लिए आपको लग रहा है कि ये दीज आर वेरी हार्ड्स। तो चलिए, अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने सजेशंस। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको एक ही जगह पर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।